फिजिक्स। ठीक है, पार्ट फर्स्ट वाली बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म को समझने के लिए ऑर्स्टिड नाम के एक साइंटिस्ट थे, हैंस ऑर्स्टिड करके। तो इन्होंने क्या देखा था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, उस चीज को मैंने इस फिगर में समझाया। इस फिगर में क्या है, एक सेल यहां लगा हुआ है, एक सेल है, यहां पर एक की है, ठीक है, और इसको क्या किया गया है, ए भी एक कंडक्टर है। ये क्या चीज है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ए भी एक क्या है, कंडक्टर है। इस यहां पर एक क्या रखा गया है, यहां पर जो एक फिगर बनाया हुआ था मैंने, ये जो है एक कंपास है। कंपास में, कंपास के अंदर क्या होता है, एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, ये बार मैग्नेट होता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, पहले से तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी, जैसे किसी भी मैग्नेट में ऑलवेज टू पोल्स एग्जिस्ट करता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अगर हम लोग सेम पोल्स को लाते हैं आपस में, दो सेम पोल्स को नियर बाय लेकर आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी ये इधर की तरफ फोर्स लगाता है, ये इधर, ये दूर दूर भाग। लेकिन अगर एक जो है साउथ पोल हो, दूसरा नॉर्थ, करने का मतलब अगर दो अपोजिट पोल्स आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ वाला साउथ को अट्रैक्ट करता है और ये साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि सेम पोल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, और अपोजिट पोल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़े। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि एक सेल लिया है, की लिया है, और ए भी एक क्या ले लिया है, कंडक्टर। इस एक्सपेरिमेंट में ऑर्स्टिड ने क्या देखा कि जब इस की को ऑफ रखा था, यानी इसमें जब ए बी में कोई भी करंट पास नहीं कर रही थी, उस केसेस में ये जो कंपास था इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यानी अगर ये जीरो पर था इसका पॉइंटर, तो जीरो पे ही था। लेकिन जैसे ही इस की को ऑन किया गया, इसमें करंट माइनस से प्लस, यानी इधर प्लस के साइड में, प्लस की डायरेक्शन ऐसे मूव करेगी, तो ए बी कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगी। और जैसे ही करंट फ्लो की, तो इन्होंने देखा कि जो यहां पर वायर के पास में कंपास रखा था, इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। और इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब कभी किसी कंडक्टर में करंट पास की जाती है, तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप हो जाता है, कैसे पता चला? वो इसलिए पता चला क्योंकि अभी मैंने बताया कि कंपास में क्या होता है, एक बार मैग्नेट ही होता है, जो कि एक टीवट में, यानी एक जैसे खूंटी या कील, जो भी कहते हैं किला, वहां पे ये जड़ा होता है, और वो 360 डिग्री के डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, घूम सकता है अपने ही एक्सिस पे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा मैग्नेट का, कि जब सेम पोल्स होते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। अपोजिट पोल्स होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यहां पर भी क्या हुआ होगा कि ये तो मैग्नेट है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी में भी मैग्नेट डेवलप हुआ होगा, तो ही क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं, दो मैग्नेट अगर पास मिलाते हैं, अपोजिट पोल्स होते हैं, तब तो अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अगर सेम पोल्स होते हैं तो रिपेल करता है। इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है। कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों होता है? बिकॉज व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, it deflected due to the properties of the magnet, that is, like poles repel each other and opposite poles attract each other, because compass has also a small bar magnet inside the
its needle, या its needle is just like a bar magnet। तो ये इसलिए ये डिफ्लेक्ट करता है। अब ये डिफ्लेक्ट करने की बात से इन्होंने यही कह दिया कि जब कभी किसी कंडक्टर में करंट को पास की जाती है तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने इस सेल की पोलैरिटी को बदल दिया, यानी माइनस इधर जोड़ दिया, प्लस इधर जोड़ दिया। अब माइनस इधर, प्लस इधर। अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन जो इधर जा रही थी तो इसमें डिफ्लेक्शन जो था, पहले कुछ नहीं था, की ऑन नहीं था तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, तो हमने ये नल पॉइंट पर विक्वेस्टेड दिखाया था। उसके बाद करंट ऐसे जा रही तो डिफ्लेक्शन इधर होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो इधर डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ सेल का हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी, अब करंट इधर से चलेगी। अब करंट किधर चलेगी, बी टू ए। जब बी टू ए चला तो यहाँ पे कंपास में भी डिफ्लेक्शन जो है चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन बदल गया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके और उसकी हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनीशन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन ये हुआ, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्यों कहा, कैसे कहा, क्योंकि ये खुद ही एक मैग्नेट बन रहा था तभी डिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ रीजन बताया था। द रीजन और द एरिया अराउंड एनी मैग्नेट वेयर एनी मैग्नेटिक नीडल और कंपास डिफ्लेक्ट्स और नीडल ऑफ द कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड। फिर से सुनिए, द रीजन और द एरिया around any magnet where needle of compass gets deflected is called a magnetic field। उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी और इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर बी का साइन लगा दिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट होता है। अगर कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करना होता है तो उस केसेस में हम लोग ये पैरेलल लाइंस बनाते हैं और वहां पर इनके बीच का सेपरेशन इक्वल रखते हैं, तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चूंकि हमने बोला कि ये डायरेक्शन इसमें होता है इसलिए यहाँ पर एक डायरेक्शन दिखा दिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसको देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया जिसका डायरेक्शन ये है। एक हमने यहां कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ स्मॉल एल है और इस कंडक्टर में करंट आई पास कर रही है। इसके साथ ही इसमें जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जब किसी कंडक्टर में करंट को पास करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यहां पर भी इस कंडक्टर में भी जो हम एल लेंथ का रखे हैं और जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड किए हैं, तो इस कंडक्टर के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो ये जिस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, ये ऑलरेडी है। तो दो बातें होंगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका डिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पड़े हैं, अगर वो सेम पोल्स होंगे यानी लाइक पोल्स होंगे तो रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स होंगे यानी अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर इस केसेस में क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगाता है और कोशिश करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर की ओर है उधर ही इस कंडक्टर को अलाइंड कर दे,
कहने का मतलब उसी की ओर उसको घुमा दे, मोड़ दे, यानी ये कंडक्टर इधर ही मुड़ जाए जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। यानी जब भी यहाँ पर मोड़ने या घुमाने की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाता होगा, जिस फोर्स के कारण ये कंडक्टर इसमें घूम जाता होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता होगा। अब वो फोर्स लगता कितना है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है और वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी कि इसमें जितना ही ज्यादा करंट पास करेगी उस पे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। F also directly proportional to, here F is the magnetic force, ये मैग्नेटिक फोर्स है, directly proportional to the length of the conductor, and magnetic force directly proportional to the magnetic field B। तो इसके साथ साथ ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तो उस केसेस में जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, एक इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका जितना साइन होगा, इस एंगल का साइन यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये सभी टर्म्स को एक साथ जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है, कंबाइनिंग ऑल दिस रिलेशंस, एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा। और हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इसलिए यहां पर एक कांस्टेंट हम लोग लगाएंगे। तो एफ एम इक्वल टू स्मॉल के आई बी एल साइन थीटा। अब ये एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया, ये एक्सपेरिमेंटली के इक्वल टू 1, एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली। एक्सपेरिमेंटली जो है के इक्वल टू 1, एफ एम इक्वल टू आएगा आई बी एल साइन थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आता है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ I एम्पियर of the length L is placed in the uniform magnetic field B, which makes angle theta with the direction of the magnetic field, then the magnetic force on that conductor will equal to Fm equal to IBL sin theta। Fm equal to IBL sin theta होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब इसमें एक बात और ध्यान देते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0, 2-3 इसमें हम कंडीशन रखते हैं यहां पर केसेस। अब इसमें केसेस 3 अराइज होते हैं कि इसमें केस फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, केस फर्स्ट में कि अगर हम लोग क्या करें, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, व्हेन conductor is placed in the direction of the magnetic field, जब हम लोग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रखते हैं, दैट इज यानी ये कंडक्टर ऐसे है, ऐसे इसी डायरेक्शन में रख दे, देन द एंगल बिटवीन द B एंड द कंडक्टर L विल बी 0, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। जब हम लोग सेम डायरेक्शन की बात करेंगे, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन के लिए एंगल हमारा बनेगा कितना, 0 डिग्री। उस केसेस में यहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू, ये तो आई रहेगा, लिख लिया,
इंटू बी इंटू एल और साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो। इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब हम लोग किसी कंडक्टर को कहां रखेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसके पैरेलल डायरेक्शन में जब रखेंगे, पैरेलल डायरेक्शन में, उस केसेस में क्या होगा? दैट कंडक्टर, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि यहां मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ गया। अब बात करते हैं कि अगर कंडक्टर को हम लोग किधर रख दें? कंडक्टर को अगर हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें तो कितना फोर्स लगेगा? और कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे, उस केसेस में क्या होगा? थीटा की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री हो जाएगी। केस यहां पर सेकेंड, केस सेकेंड क्या बता रहा हूं? व्हेन कंडक्टर is placed perpendicular to the magnetic field। जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, सॉरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें, देन क्या होगा? देन थीटा जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे इसको इससे परपेंडिकुलर रख दिया, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 होता है 1। इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू आई बी एल, और साइन 90 की जगह 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा आई बी एल। और इस केसेज में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा F इक्वल टू आई बी एल। ठीक है, ये दो कंडीशन पढ़ा हम लोगों ने। और तीसरा कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन क्या है? कि थर्ड जो है, अगर 180 डिग्री पे रखें, यानी जो कंडक्टर था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो थीटा हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। और उस केसेस में साइन थीटा इक्वल टू साइन हो जाएगा 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू होता है कितना? 0 डिग्री। कितना होता है? 0। तो यहां पे हम 0 लिखते हैं। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी एक बार पैरेलल रखा हो या एंटी पैरेलल, दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन केसेस में कितना होता है? 0 लगता है। यानी अगर हम लोग किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में रखते हैं या एंटी पैरेलल, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, तो उस कंडक्टर पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। इतना सब जानने के बाद अब हम लोग एक लास्ट छोटा सा एक टॉपिक और पॉइंट जानेंगे कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। उसकी यूनिट को सीख लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम लोग ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा जो है उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं लास्ट हमारा यूनिट ऑफ बी। यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। यहां से हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू आई बी एल होता है। इससे बी की वैल्यू, यानी जिस चीज का यूनिट निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिखना जरूर होता है, तो ये आ जाएगा एफ एम अपॉन आई एल। अब यूनिट ऑफ, अगर हमको बी लिखना है, यूनिट ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूनिट लिखना है तो यहां आ जाएगा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आई इंटू एल। यूनिट ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, यूनिट ऑफ आई एम्पियर होता है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया न्यूटन पर एम्पियर
पर मीटर। ये किसकी यूनिट आ गई? ये यूनिट आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, इसको हम लोग दूसरा इसका जो यूनिट है उसको टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग एक दूसरा यूनिट जानेंगे कि ये टेस्ला भी होता है। 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इक्वल टू कॉल्ड 1 टेस्ला। 1 यहां लिख लिया और टेस्ला का कैपिटल टी लिख दिया। ठीक है, तो यूनिट एक दूसरा हो गया टेस्ला। एक और भी छोटी यूनिट होती है जिसको हम लोग गॉस कहते हैं, और ये 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। कैपिटल जी लिखते हैं गॉस, यहाँ पे GAUSS गॉस। और ये टेस्ला का स्पेलिंग है TESLA टेस्ला। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। बस आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि अभी जो है रिकॉर्डिंग लेकिन देखते रहिए, ताकि आपका कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक मिस ना हो। क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम से ये क्लास 12th जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके CBSE एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके कैरियर के लिए, चाहे वो मेडिकल लाइन में चूज करना हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन चूज करना हो, हर जगह ये फिजिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फिजिक्स का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे उसकी थ्योरी हो या न्यूमेरिकल। ये क्लास को मिस मत करिए, क्लास जरूर देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।